आज से हम लोग आपके क्लास 12 के हिस्ट्री के एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपके क्लास 12 के हिस्ट्री में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात कि आपका भी अगर इंटर में आर्ट्स से आप परीक्षार्थी और आपका एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपके लिए पूरा सीरीज, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, तो प्ले लिस्ट तैयार कर दूंगा क्लास 12 हिस्ट्री के नाम से। उसमें एक एक वीडियो सीरीज आपका पूरा मतलब कि संपूर्ण सिलेबस हिस्ट्री का आप फ्री में इस चैनल पे कंप्लीट कर सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग का क्या टारगेट रहेगा तो आपको याद होगा, अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि आर्ट्स की तैयारी आपको कैसे करना चाहिए जिससे कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में आप टॉपर बन सकते हैं। तो उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आर्ट्स पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कब बुराई है कि आर्ट्स लेकर आप समय मतलब कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आर्ट्स लेकर आप साइंस कॉमर्स के परीक्षार्थियों के बराबर मेहनत कर रहे हैं तो आर्ट्स आपके लिए आगे जीवन में काफी उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे 12 का ही हम लोग हिस्ट्री ले जैसे हिस्ट्री आज हम लोग सीखें तो मैं यही उदाहरण देकर आपको समझाऊं। तो यही 12 का हिस्ट्री जो आपका एनसीईआरटी का है, इससे आपके 12 में प्रश्न आएंगे। 12 आपका हो गया, फिर यहीं से आपके यूपीएससी बीपीएससी कहीं पे हिस्ट्री का पेपर होगा। जीके जीएस किसी भी छोटा एग्जाम, एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी करेंगे जहां पे जीके जीएस नामक पोर्शन आएगा, उसमें हिस्ट्री से जो प्रश्न आएगा, जैसे आज ही का जो हम लोग चैप्टर पर हड़प्पा सभ्यता, इससे 12 में तो प्रश्न आएगा। आगे जब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पुलिस का मतलब किसी भी तरह का एग्जाम देंगे, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें जीके का पेपर होगा, तो उसमें हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न हर साल पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आपके पास तो एक प्लस पॉइंट है कि अपने को अगर यहाँ पे हिस्ट्री हम ध्यान से समझ लिए तो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा। तो और सब स्ट्रीम से वहां पे हम आगे निकल गए, तो इस रूप में अपने को पढ़ना है। अब पहला क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं इस सीरीज में क्या मिलेगा। तो इस सीरीज में जैसे पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता अर्थात कि ईंट मनके तथा अस्थियां, तो ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और वही चीजें पढ़ेंगे कि आपके पास बुक होगा, बुक से आप बाकी चीजें पढ़ सकते हैं जहां से प्रश्न बनता है। मतलब कि वन शॉट नोट्स टाइप हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। और उसके बाद मतलब कि हर एक चैप्टर का 2 क्लासेज होगा। एक क्लास में पूरा वो चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे और दूसरे क्लास में उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न जो इस साल के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम लोग सीख लेंगे। समझ रहे हैं? मतलब कि पूरा जैसे हड़प्पा सभ्यता तो इसका 2 क्लासेज होगा। पहला अभी का क्लास हो रहा है जिसमें पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा क्लास होगा जिसमें लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, फिर दूसरा चैप्टर, फिर उसका उसी तरह एक क्लास। मतलब कि हर एक चैप्टर का 2-2 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक क्लास में पूरा पढ़ेंगे चीजें, पूरा थ्योरी रिवीजन कर लेंगे और दूसरे क्लास में उस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें ईंट मनके और अस्थियों पर हम लोग को फोकस रहना है, यही चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इन डिटेल और आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री है तो कुछ चीजें आपको रिपीट कर मतलब कि यहाँ पे रटना होता है, तो कुछ चीजें देखिए हर एक विषय में कुछ चीजें फैक्ट्स होता है, वो आप याद नहीं रखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा हर एक चीज जहां पे आवश्यकता होगा वहां पे पिक्चर से, मैप से हर एक चीज आपको समझाऊंगा। और भी किसी विषय का आप क्लास चाहते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले ध्यान से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और एक एक चीजें समझिएगा। जहां से प्रश्न आता है वही चीजें मैं आपको बताऊंगा और आगे मैं बताऊंगा ये नोट्स वगैरह कहां से मिलेगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों सर? क्योंकि देखिए एक तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका पहला नगर जो मतलब कि खुदाई में निकला था वो हड़प्पा, आगे हम लोग इस पे आएंगे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मैक्सिमम जो एरिया हड़प्पा सभ्यता का आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैक्सिमम एरिया सिंधु नदी के किनारे ही मिला है। इसीलिए चूंकि सिंधु घाटी के किनारे बसा था इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता। पहला नगर इसका खोजा गया हड़प्पा। ये तो देखिए पहले खुदाई शुरू हुआ हड़प्पा का, आगे हम लोग आ रहे हैं इस पे डिटेल में। तो उसमें बोला गया कौन सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है। आगे जब बढ़ता गया खुदाई देखा गया कि इसका अधिकतर जो है हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे बसा है? तो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे बसा है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। तो नाम का आपने मतलब समझा। बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्रथम महान नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। भारत की बात करें पहली नगरीय सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता। पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो जैसे उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता जब फल फूल रहा था तो उन सब में से कुछ मामलों में तुलना करेंगे तो उनसे भी ये बेहतर सभ्यता था। आगे हम लोग समझेंगे। तो कैसी सभ्यता थी? यहां से प्रश्न पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी।
मतलब कि नगर ज्यादा थे यहाँ पे, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से हो गया। इसका कालखंड, इसका मुख्य कालखंड मतलब कब से कब तक रहा, तो हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व काल रहा, इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के काल को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। आगे उस पर भी हम लोग आएंगे, बोला पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ताकि यहां पे आपका काम है आगे भी जब भी आप इतना अच्छा से पढ़ने के आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जाए तो फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, ये सभी चीजें आपके पास पहले से नॉलेज रहे। तो इसका जो है लगभग 2600 ईसा पूर्व से, ये ईसा पूर्व है, ईसवी सन नहीं है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में इसका परिपक्व काल माना जाता है। और सिंधु नदी तट पर विकसित होने के कारण, मैं शुरू में बताती इसलिए से क्या बोलता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता और एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ध्यान देंगे यहाँ पे एक एक पॉइंट प्रश्न है, जिससे व्यापार और नगर नियोजन के सर्वोच्च प्रतिमान स्थापित किए। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन, मतलब यहाँ के लोग कांसा का उपयोग करना जानते थे। जैसे कोई युग है, कोई सभ्यता है जो लोहा का सिर्फ उपयोग कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, लौह युगीन सभ्यता। ये लोग कांस्य युगीन मतलब कांसा का उपयोग करना जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो इसलिए इसे बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। यहां आपने समझा, देखा ना, एक एक पॉइंट से प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इस क्लास में पूरा मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दे रहा हूं, फिर अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट। अभी तो आप वीडियो क्लास के रूप में देख रहे हैं। अगर आप लोग का डिमांड है सर लाइव क्लास कराइए, तो लाइव हम लोग चूंकि ताकि जहां पे टेस्ट हो तो आप आसानी से लाइव चैट में आंसर दे पाए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि समय बता दीजिएगा, उस हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। और सब विषय के बारे में भी आप बता सकते हैं कि और किस किस विषय का क्लासेस चाहते हैं। अब चलिए चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का मैंने एक परिचय दिया, अब आते हैं इसके इतिहास पे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ वो सबसे पहली बार 1921 में हड़प्पा की खुदाई होता है। तो पूछेगा कि हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था, तो 1921 में। किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन कर इस सभ्यता का खोज निकाला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे, या हड़प्पा नामक स्थल के खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम सहनी। पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम सहनी। कब खुदाई हुआ था सर, 1921 में। फिर दूसरा इसका सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो की खुदाई होता है 1922 में, और इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत में लरकाना में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, ये भी प्रश्न पूछता है, इस ऐतिहासिक खोज किया। तो देखिए कि हर एक लाइन से आप देख रहे हैं ना, अगर प्रीवियस पेपर आप पढ़ेंगे तो प्रश्न ही आपको मिलेगा। तो ये आपने समझा कि 1921 में हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। और दूसरा शहर जो खोजा गया आपका सिंध प्रांत में लरकाना में मोहनजोदड़ो नामक 1922 में, जिसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्लास में ही रटते चल रहा है। फिर 1924 में इसका ऑफिशियली घोषणा किया गया। 1924 समझ रहे हैं, ये सब आजादी के पहले के बात हो रहा है। तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ये भी प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पे कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने विश्व के समक्ष एक नई प्राचीन नगरीय सभ्यता की घोषणा की कि एक मतलब कि हम लोग नई प्राचीन जो है नगरीय सभ्यता की खोज कर लिए, जिसका नाम क्या है सर, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहां पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसका कारण इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये आपको याद रखना है, ये मैं शुरू में ही स्टार्टिंग में ही समझा दिया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए जो मैं शुरू में बता रहा था कि इतिहासकार अपने अध्ययन के सुविधा के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता को 3 काल में बांटते हैं। तो सभ्यता का काल विभाजन इस तरह है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के को 3 प्रमुख चरण में विभाजित किया है। पहला जो प्रारंभिक हड़प्पा काल था, जो शुरू में मतलब हड़प्पा का जब यहाँ पे मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जब अपना हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे मतलब कि विकसित होना शुरू हुआ था, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक हड़प्पा काल, जो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व रहा। इसमें हड़प्पा सभ्यता में कृषि और ग्रामीण बस्ती से क्या बढ़ रहा था, नगरीकरण की ओर बढ़ रहा था इस काल में, प्रारंभिक हड़प्पा काल में। फिर दूसरा इसका आता है परिपक्व हड़प्पा काल। इसका काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। नाम ही है परिपक्व, मतलब हड़प्पा सभ्यता इसमें बनना शुरू हुआ था, इसमें परिपक्व हो गया था, पूर्ण विकसित नगर नियोजन हो गया था।
उन्नत जल निकासी और विशाल वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का ये युग रहा परिपक्व हड़प्पा काल। ये भी पूछता है आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की इसके जल निकासी व्यवस्था, नगर नियोजन व्यवस्था, आगे हम लोग पूरा आज कवर करेंगे। फिर इसका तीसरा जो हम लोग काल पढ़ते हैं उत्तर हड़प्पा काल, जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। तो इसमें ये उत्तर था, मतलब हड़प्पा सभ्यता समझिए लगभग जब हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो रहा था तब का काल। तो इसमें नगरीय तत्वों का ह्रास हो गया, ग्रामीण संस्कृतियों का उदय, सभ्यता का क्रमिक अवासन शुरू हो चुका था इस काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहां से कहां तक फैला था। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था, जो वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ। समझिए कितना बड़ा सभ्यता था, भारत में भी था, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी। तो इसका जो उत्तरी सीमा है, मतलब कि जो नॉर्थ इसका सीमा है वो मांडा तक था। मांडा कहाँ है सर? जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट तक यह सभ्यता का उत्तरी सीमा रेखा था। तो पूछेगा उत्तर में कहां तक? तो मांडा जम्मू कश्मीर तक। दक्षिण में दैमाबाद तक। दैमाबाद कहाँ है सर? महाराष्ट्र में परवरा नदी घाटी तक दक्षिणी सीमा था इसका। पूरब में पूछेगा तो आलमगीरपुर तक, यूपी में हिंडन नदी के तट पर इसका पूर्वी छोर मिलता है आलमगीरपुर। अच्छा, पश्चिम में तो सुतकाकेंडोर तक इसका था, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक स्थल है सुतकाकेंडोर, तो वहां तक था। और इसका लगभग क्षेत्रफल मानते 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग में एग्जैक्ट कितना था तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था। और इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। ठीक है, आगे मैं आपको मैप पे दिखा के समझा दे रहा हूं। यहां पे देखिएगा लगभग मैं बता रहा था कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। ठीक है, और देख रहे हैं ना, ये जो आप ये देख रहे हैं एक कलर यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एक कलर आप देख रहे हैं ये सभी, तो ये कलर जो आप देख रहे हैं ये हड़प्पा था। देखिए त्रिभुजाकार है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह त्रिभुज के जैसा ये आकृति आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरा देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब भारत तक ये फैला हुआ था आपका ये हड़प्पा सभ्यता। और उत्तर में सर यहाँ पे देखिए ऊपर जो होता है मैप पे, ये नॉर्थ हमारा होता है, उत्तर ये साउथ होता है, ये अपना ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो जो ये जो उत्तर में जो ये फैला था, तो उत्तर में देखिए ये फैला था आपका मांडा, यहाँ पे देख लीजिए जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, फिर दक्षिण में फैला था आपका लोथल के भी नीचे था, जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि आपका फैला था दैमाबाद महाराष्ट्र तक। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मतलब ये तो लोथल हुआ, इसके नीचे भी था, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ तक दैमाबाद आपका मतलब महाराष्ट्र तक फैला था। फिर पूरब में आलमगीरपुर तक फैला था, यहाँ पे देख लीजिए आलमगीरपुर तक। और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकागेंडोर तक, यहाँ तक था ये सभ्यता पूरा, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्रश्न नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूछता है कौन हड़प्पाकालीन सभ्यता वर्तमान के किस शहर में है, किस राज्य में, किस देश में है और किस नदी के किनारे। यहां से खूब प्रश्न पूछता है, तो यहां पे देखकर रट जाइएगा, ध्यान से यहां पे देखेंगे एक एक चीज है, क्योंकि हर एक पॉइंट से प्रश्न में वही चीजें ले आऊं जहां से प्रश्न पूछा जाता रहे। इस साल प्रश्न पूछा जाएगा, बस वही चीजें, ताकि वही चीजें अपने को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए हड़प्पा जो है सबसे जो पहला खुदाई जिसका हुआ 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ये वर्तमान के पंजाब, जो पंजाब का जानते हैं आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान वाले पंजाब में है, ये रावी नदी के तट पे था, रावी नदी। और यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है तो अन्नगार R37 कब्रिस्तान यहीं पे खोजा गया है। मोहनजोदड़ो जो था ये सिंध पाकिस्तान में ये भी है, सिंधु नदी के तट पे है। और यहाँ पे विशाल स्नानागार और कांस्य का नर्तकी खोजा गया। आगे मैं पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। लोथल जो है ये गुजरात भारत में है, मतलब गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे खोजा गया था ये। और ये जो है एक बंदरगाह नगर था। तो पूछेगा लोथल क्या था हड़प्पा सभ्यता का? बंदरगाह नगर था। और यहाँ पे क्या मिला है तो हाथी दंत मापक मिला है। तो ये क्लियर समझते चलिएगा और रटते चलेंगे। आगे मैं बताऊंगा नोट्स कहां से लेकर अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं। कालीबंगन जो है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, ये राजस्थान में है। और ये घघर नदी के किनारे मिला है। और यहाँ पे जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अग्निकुंड, तो ये पूछा है कई बार, अग्निकुंड कहां से प्राप्त होता है तो कालीबंगन से। धौलावीरा जो है ये भी गुजरात से ही प्राप्त हुआ है। ये मनहर मानसर नदी के किनारे ये मिला है। और ये विशाल यहाँ पे जलाशय और त्रिस्तरीय नगर योजना देखने को मिलता है।
तो यहां पे हम लोगों ने समझा कि कौन सा स्थल किस राज्य या देश में अवस्थित है, मतलब कहां पे खुदाई करके निकाला गया और किस नदी के किनारे, और वहां पे क्या मुख्य चीजें प्राप्त हुई। ये जरूर रट जाइएगा, ये रटने वाला चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि भौगोलिक विवरण इसका जो मैंने पीछे बता दिया, इसका कितना एरिया था, कहां से कहां तक फैला हुआ था, और इसका पुरातात्विक जो कुछ केंद्र है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे चीजें समझिएगा। देखिए इसका सबसे जो प्रमुख जो आर्थिक और सामाजिक केंद्र था जो भी था, जैसे राखीगढ़ी था, तो राखीगढ़ी कहाँ खुदाई हुआ, इसका हरियाणा में। ये भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। चनहुदड़ो पाकिस्तान में है। यहाँ पे मनके बनाने का मतलब कि और शिल्प निर्माण का औद्योगिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता में। तो ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर में मनके बनाया जाता था और शिल्प निर्माण होता था, चनहुदड़ो में। और बालाकोट एवं नागेश्वर जो है ये समुद्र तट के निकट मिला। यहाँ पे शंख शिल्प निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के समय। यहाँ पे देख लीजिए हड़प्पा जो है आपका ये पंजाब में, पाकिस्तान में अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसकी खुदाई हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल, और यहाँ पे अनाज भंडार, मुहर, मृद भांड और मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था सिंध पाकिस्तान में। यह सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो ये भी पूछता है सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे सबसे महान स्नान, सबसे विशाल नगर, नालिया, सड़क और घर जो है इसका प्रसिद्ध है। धौलावीरा गुजरात में है। ये धौलावीरा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली, जो यहाँ पे जल का निकासी का प्रणाली था, वो विशाल जलाशय, पत्थर की संरचना मिला है। कालीबंगा राजस्थान भारत में है। यहाँ हल के निशान वाले खेत, अग्निकुंड और किले बंद के अवशेष मिले हैं। और लोथल जो है ये गुजरात भारत में है। और यहाँ पे जो है आपका प्राचीन समुद्री व्यापार, चूंकि लोथल अभी हम लोग चर्चा करते एक बंदरगाह नगर था। अच्छा, राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो अभी हम लोग चर्चा यहाँ पे की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए करे कि सर्वोत्तम नगर नियोजन प्रणाली था उस समय हड़प्पा सभ्यता। उसमें देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन चल रही थी, लेकिन नगर की प्रणाली देखे तो उससे भी बेहतर था हमारे हड़प्पा सभ्यता का। ग्रिड पद्धति पर यहाँ पे मतलब कि नगर का निर्माण होता था। तो नगर का विन्यास ग्रिड पैटर्न, चेस बोर्ड प्रणाली पर आधारित था। मकान व्यवस्थित, मतलब ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है ना, जैसे ग्रिड आप समझ रहे, ऐसे हो गया, तो इस तरह मतलब पूरा व्यवस्थित था। ठीक है, इस तरह मकान बना था एकदम पैटर्न पे, एक सेट पैटर्न पे। तो एक ग्रिड सिस्टम पे घर बना था। सड़क भी इसके उत्कृष्ट थे कि शहर का मतलब कि किसी भी गांव या शहर की आप कैसे एक कतार से रोड के मतलब कि सड़क के दोनों किनारे घर बना हो तो खूबसूरत दिखता है। और सड़क जो एक दूसरे को कहीं से नहीं सिर्फ संपूर्ण पे काटे, तो इस तरह संपूर्ण पर सड़क एक दूसरे को काटता था। मुख्य सड़क काफी चौड़ी होती थी और एक दूसरे को संपूर्ण अर्थात कि 90 डिग्री पर काटती थी। इस नगर वर्ग में बढ़े, मतलब सड़क जो है ऐसे काटेगा एक दूसरे को, यानी कि कहीं पे ऐसे आके ऐसा के नहीं काटा। तो इसलिए सड़क देखिए, अब जैसे सड़क ऐसे काटा और सड़क के दोनों किनारे घर है, तो अब इसको वर्गाकार रूप में डिवाइड कर दिया, इसलिए काफी सुंदर इसकी व्यवस्था था। पक्की ईंट घर और नालियों के निर्माण में एक निश्चित अनुपात में 4:2:1 की पक्की एवं धूप में सुखाई गई ईंट का प्रयोग किया। समझिए उस समय हड़प्पा समय था जो आपका वैदिक सभ्यता, इस सबसे पहले की सभ्यता थी। उस समय हमारे यहाँ देखिए कितना टेक्नोलॉजी समझिए विकसित था। उसमें इंजीनियरिंग किस स्तर का होगा कि उस समय भी ईंट का, जिसको फिर खोजते खोजते पतन हो गया तो हम लोग कितना समय लग गया। ईंट का घर हर एक चीज वहां पे बना हुआ था। तो अगर पूछेगा कि मतलब कि इस हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में बताइए, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में। हड़प्पा सभ्यता का यह वैज्ञानिक व्यवस्था उस समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं उन्नत है। देख रहे हैं यहाँ पे वही चीज जो मैं शुरू में बता रहा था। ठीक है, इसकी नगर नियोजन प्रणाली की काफी तारीफ होता है। अब यहाँ पे देखिए दुर्ग और निचला नगर, जो नगर जो बने थे वो दो भागों में था। एक था दुर्ग, या पश्चिमी हिस्से में स्थित ऊंचा एवं अपेक्षाकृत छोटा भाग था। यह चबूतरों पर बनाया गया था और चारों तरफ से किलाबंदी थी। यहाँ संभवतः प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। मतलब पूछेगा कि नगर कितने भागों में बटे थे, तो दो भागों में। किस तरह थे, तो मैंने बता दिया किस तरह पानी का, रोड का व्यवस्था था, घर किस तरह ग्रिड पत्ती में बनता था। अब नगर दो भागों में थे। एक था आपका दुर्ग। दुर्ग जो था ये मतलब कि ये इसका पश्चिमी हिस्सा था। शहर का कौन सा हिस्सा था, पश्चिमी, और जो ऊंचा था और सबसे छोटा था, मतलब कि जो ये आपका निचला नगर था इससे छोटा था।
और ये चारों तरफ से इसका मतलब कि दुर्ग से आप समझ रहे हैं, मतलब कि किला की टाइप से इसका घेराव था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है, देखिए इसमें हड़प्पा समय ज्यादातर चीजें अनुमान पे है, क्योंकि आप जानते हैं हड़प्पा लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है इसी वजह से। अब लिपि अगर पढ़ पाते तो समझ में आता क्या चीज है लिखा है, तो हड़प्पा लिपि अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो और वहां पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। और निचला जो नगर था यह पूर्वी दिशा में स्थित विशाल आवासीय क्षेत्र था। यहाँ पे आम नागरिक, व्यापारी और शिल्प निवास करते थे। तो ये पूछेगा कि पश्चिमी हिस्सा क्या था, तो दुर्ग, यहाँ पे प्रशासनिक वर्ग रहता था। और निचला नगर जो था ये पूर्व दिशा में था, इस पे विशाल सिर्फ रहने के लिए था, जिसमें आम नागरिक, व्यापारी और जो शिल्पकार थे वो लोग रहते थे। और अपवाद में क्या है सर, तो गुजरात के धौलावीरा नगर को 3 स्पष्ट भाग, दुर्ग, मध्यम नगर और निचले नगर में विभाजित किया गया था। मतलब जो धौलावीरा था, बाकी सभी इसी पैटर्न पे थे, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र दुर्ग और पूर्वी क्षेत्र निचला नगर। लेकिन एक धौलावीरा ऐसा नगर प्राप्त हुआ जो 3 पार्ट में विभाजित है, दुर्ग और आपका मध्यम नगर और मध्य आपका निचला नगर। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई में नगर की व्यवस्था निकला है, देख लीजिए पूरा सब पक्की ईंट से बना हुआ है। आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो भी घर था, नाली वगैरह, हर एक चीजें पक्की ईंट से निर्मित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध जल निकासी व्यवस्था, उस समय जो है विश्व में सबसे प्रसिद्ध जल निकासी व्यवस्था कहाँ पे था, हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पे देखिए एक खुदाई के बाद है, समझिए जब चीजें कुछ मतलब कि कोई भी चीज खुदाई से निकला तो टूट फूट जाएगा उसका। फिर भी देखिए इसमें यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जल निकासी देखिए यहाँ पे कैसे नाला, जो आज भी हमारे मतलब कि भारत के अभी भी कई गांव में आप जाएंगे तो वहां पे नाला वगैरह का सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। उस समय देखिए हम लोग कितना उन्नत व्यवस्था थे हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पे देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे पूरा कैसे यहाँ पे चौड़ा भी रखा गया है। जैसा इस समय आप देखते हैं कि यहाँ से इसको सफाई वगैरह, यहाँ पे देखिए छोटा सा होल है कि पानी यहाँ से आ रहा है, इसमें जमा हो रहा है, तो यहाँ से इसको सफाई वगैरह किया जा सके। समझ रहे हैं, अगर उस समय इंजीनियरिंग होगा तो कितना उन्नत स्तर का होगा, समझिए। यहाँ पे पूरा आप देख लीजिए हर एक जगह से देखिए पानी वगैरह आकर यहाँ से निकासी के लिए पूरा व्यवस्था है। तो बताया जा रहा है कि कवर्ड ड्रेनेज, प्रत्येक घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी थी। मुख्य नाली ईंट या बड़े पत्थर से ढकी होती थी। समझ, जैसे इस समय आप देख रहे हैं इतना डेवलपमेंट के बाद कि हर एक घर की नाली रोड से जुड़ता है, रोड से जाकर आगे चल के वो मतलब कि कहीं जहां पे जल निकासी व्यवस्था हो वहां पे वो निकलेगा जल, उसी तरह था। और जिस तरह आज उस समय का जो नाला था वो ढका रहता था ऊपर से, ताकि उस समय से कोई भी गंदगी, कोई भी कीटाणु, महामारी वगैरह नहीं फैले। समझिए उस समय की तकनीक देखिए। सफाई व्यवस्था भी था कि गलियों के बीच बीच में मेन होल सफाई कुंड बने थे ताकि समय समय पर कचरा निकाला जा सके। तो गृह स्वच्छता, हर घर में निजी स्नानघर था। कचरा डालने के लिए दीवार में मोरी अर्थात की गटर बना हुआ था। मतलब जो तकनीक हम लोग आज अभी फॉलो कर रहे हैं वो उस समय था ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी विशेषता हुआ जल निकासी व्यवस्था। महान स्नानागार द ग्रेट बाथ टब, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। देख रहे हैं ना, ये नहाने के लिए जो स्विमिंग पूल आज के बाद में हम लोग कहें तो उसी से मिलता जुलता द ग्रेट बाथ टब उस समय था। देखिए यहाँ पे देखिए ये स्नान के लिए यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके। फिर यहाँ पे उतरने के लिए यहाँ पे देखिए सीढ़ी है, देख रहे हैं सीढ़ी वगैरह बनाया गया है कि ताकि आदमी आकर इसमें स्नान करेगा। यहाँ पे घर वगैरह ताकि यहाँ पे कोई भी कपड़ा वगैरह चेंज करना चाहता है यहाँ पे देखिए चेंज कर सकता है। उस समय का सिस्टम आप समझिए, मतलब कि आपका ये वैदिक सभ्यता के पहले की बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट और विस्मयकारी प्रमाण है। स्नानागार द ग्रेट बाथ टब कहाँ मिला है, ये भी प्रश्न हो गया, मोहनजोदड़ो में। यह दुर्ग क्षेत्र के केंद्र में स्थित एक विशाल आयताकार जलाशय था। वहां पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसके तल तक पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में पक्की ईंट की सीढ़ियां बनी थी, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट के ऊपर जिप्सम और डामर मतलब कि तारकोल का लेप किया गया था। समझिए, इसमें हम लोग बनाते हैं कहीं भी अपने घर में या कहीं पे भी स्विमिंग पूल, तो उसमें ये चीजें करते हैं ताकि पानी का रिसाव नहीं, मतलब पानी दीवार से रिसाव करके नहीं आर पार करे। आप समझिए उस समय देखिए हड़प्पा सभ्यता में ये सब सिस्टम आपका उस समय भी लोग जानते थे इसके बारे में, उस समय भी मौजूद था। जिप्सम और डामर से लेप लगाया गया था। इसका उपयोग संभवतः किसी विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल अन्नागार, देखिए विशाल स्नानागार
और विशाल अन्नागार दोनों जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 45.7 मीटर लंबा मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या हुआ कि ग्रेनरी अर्थात कि अनाज रखने की कोठार, ये भी कहां से मिला है पूछेगा प्रश्न, मोहनजोदड़ो से। यह नगर का सबसे विशाल भवन था जो अनाज संग्रहण हेतु निर्मित किया गया था। यह अकाल या विपदा के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रमुख साधन था। अनाज को सड़ने से बचाने के लिए हवा का आगमन, वेंटिलेशन का वैज्ञानिक व्यवस्था थी। देखिए समझिए कितना उन्नत सभ्यता था उस समय, हड़प्पा सभ्यता, कि उस समय अनाज रखने की कोठार बनाया गया था, विशाल भवन था इसमें अनाज वगैरह जमा किया था कि आपातकाल में, विपदा में खाद्य सुनिश्चित किया जा सके, मतलब कि खाद्य का अकाल नहीं पड़े। और उस समय इसको सड़े वगैरह नहीं, इसके लिए हवा का वेंटिलेशन का भी व्यवस्था इसमें किया गया था। अगर उसमें इंजीनियरिंग होगा तो समझिए किस स्तर का होगा। हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन किस रूप में था, आइए वो भी समझते हैं। तो समाज की जो संरचना है वो मातृसत्तात्मक था। एक होता है पितृसत्तात्मक, अर्थात कि पिता से उसका वंश जाना जाएगा। एक होता है मतलब माता से उसका वंश जाना जाएगा, समझ रहे हैं ना। एक होता है पितृसत्तात्मक, अर्थात कि जैसा शादी आप करके आ रहे हैं तो उस लड़की का पूरा मतलब कि हर एक चीज सरनेम वगैरह चेंज, उसका जो भी लड़का होगा तो पितृ मतलब पिता के पहचान से जाना जाएगा। एक मातृसत्तात्मक सीधे उसका उल्टा के शादी करके जा रहे हैं फिर भी आप स्त्री के ही मतलब कि सरनेम से आपका सरनेम चेंज होगा और उसका जो बच्चा होगा उसके स्त्री के पहचान से जाना जाएगा। तो उस समय की व्यवस्था थी वो मातृसत्तात्मक थी। यहाँ शासक, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक वर्ग मौजूद थे। वस्त्र और आभूषण में लोग क्या पहनते थे, लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सोना, चांदी, शंख, हाथी दांत और कीमती पत्थर के आभूषण का प्रयोग करते थे उस समय। मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे, तो शतरंज या पासा खेलते थे, शिकार करते थे, संगीत, नृत्य और पशुओं को आपस में लड़ाना मनोरंजन का मुख्य साधन था। तो ये सभी चीजें समझ के रखिएगा, जब हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा कि सामाजिक जीवन कैसा था तो इस पे आप लिख सकते हैं। और समाज में स्त्रियों की स्थिति, इस पे देखिए हड़प्पा सभ्यता में समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसे थी, इस पे तो यहाँ पे प्रश्न बनता ही। लेकिन आगे जब बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो उसमें जब आपका मेंस का पेपर होगा तो हिस्ट्री में लिखने वाले प्रश्न पे आता है ये सभी चीजें, तो वहां पे भी ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, तभी तो मातृसत्तात्मक था। अभी हम लोग चर्चा कर लिए हैं पीछे, तो मातृसत्तात्मक था तो उच्च सामाजिक सम्मान, मतलब भारी संख्या में प्राप्त नारी मूर्तियां इस बात की परिचायक है कि समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उर्वरता की देवी हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी की पूजा का प्रतीक माना जाता है। कि पहले क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे देखना है तो पहले मान लीजिए खुदाई करता है कोई भी पुरातत्ववेदा, तो देखता है कि अच्छा ये चीज, तो उसको संकेत से अनुमान लगाया जाता है कि उस समय किस तरह जीवन यापन था। उसमें भी लिपि था हड़प्पा सभ्यता में, तो अगर वो लिपि पढ़ लिया गया, जो साइन आप देख रहे हो वो लोग उसी तरह लिखते थे, तो अगर लिपि पढ़ लिया जाता तो और चीजें क्लियर होता। अभी सिर्फ अनुमान पे, अच्छा ये चीजें मेरा इस पैटर्न पे चल रहा है तो उस हिसाब से हम लोग उसको मतलब इसके बारे में बताया गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। स्त्रियां कलात्मक आभूषण, विभिन्न केस विन्यास, मतलब कि तरह तरह के हेयर स्टाइल रखती थी। प्रसाधन सामग्री, लिपस्टिक, काजल की बेहद शौकीन थी, जिसका प्रमाण चनहुदड़ों से मिला है। ठीक है, अर्थात कि कुल मिलाकर अच्छा था, मातृसत्तात्मक व्यवस्था था। आर्थिक जीवन, लोग अपना जीवन यापन कैसे चलाते थे, तो नगरीय सभ्यता था, फिर भी लोग 40% लोग कृषि पर थे। यहाँ पे मुख्य आधार था गेहूं, जौ, सरसों की खेती। पशुपालन 25% लोग करते थे, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालना। विदेशी व्यापार होता था 20%, मेसोपोटामिया, ओमान से समझिए उस समय व्यापार होता था। शिल्प उद्योग चलता था, आपका मन का बनाना, धातु ढलाई, वस्त्र उद्योग वगैरह, मतलब कि औद्योगिक काम भी उस समय होता था। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि सिंचाई की तकनीक, तो इसका भी काफी तारीफ है। हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई की तकनीक थी, तो फसल जो थे हड़प्पावासी गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल और सरसों के उपजाते थे। कपास उत्पादन का श्रेय सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों को ही जाता था, यूनानी इसे सिंडन कहते थे। तो उस समय प्रमुख फसल क्या था, गेहूं, जौ, मटर, तिल, और कपास का भी उत्पादन का श्रेय हड़प्पावासी को ही जाता है, और इसे यूनानी क्या बोलते थे, कपास को सिंडन। जुताई के साक्ष्य मिलता है राजस्थान के कालीबंगन से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेतों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। बनावली अर्थात कि हरियाणा में मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला। तो ये दो प्रश्न खूब पूछता है कि जुते हुए खेल के आपका खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगन से। मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहां से मिला है, तो बनावली हरियाणा से। सिंचाई,
अफगानिस्तान के सोल्टुघई से नहरों के साक्ष्य तथा धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बता रहा है कि उस समय सिंचाई व्यवस्था भी वो भी उन्नत था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा समय के पशुपालन एवं वन्य जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में जो मिला है पशु की आकृति, और यहाँ पे जो देख रहे हैं कुछ ना कुछ लिखा है, यही हड़प्पा की लिपि है, लेकिन ये पैटर्न अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, तो यही लिपि, और ये देखिए यहाँ पे जानवर का भी साक्ष्य मिला है। तो पालतू पशु, उस समय लोग पशु को भी पालते थे। ये लोग बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आदि पालते थे। कुबड़ वाला बैल इनकी विशेष प्रिय पूजनीय पशु था। देखना, कुबड़ वाला बैल जो है ये इनके लिए पूजनीय था उस समय हड़प्पा सभ्यता में। घोड़ा के भी प्रमाण मिलता है। गुजरात के सुरकोटदा में घोड़ा के अस्थि पंजर मिले हैं, परंतु सामान्य जनजीवन में घोड़ा का अधिक प्रचलन नहीं था। तो पूछेगा घोड़ा का अस्थि पंजर कहां से मिला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल पे, तो सुरकोटदा में, गुजरात के। अन्य जीव में हाथी और गेंडा के अस्तित्व के भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब आगे की तरफ देखें, यहाँ पे हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब हर इसलिए शुरू में ही मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा ए टू जेड, आज के बाद से आप हड़प्पा सभ्यता दूसरे को पढ़ा पाएंगे, और इतना चीजें समझ लिए तो ध्यान से डिटेल में समझ के फिर आगे मैं इसको बताऊंगा नोट्स कहाँ से मिलेगा। नोट्स प्राप्त करके अपना पूरा नोट्स अपने कॉपी में लिख लिए, एग्जाम का समय रिवीजन करके चलेगा, बस पूरा चैप्टर कंप्लीट। और इससे किस रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा अगले क्लास में, वो भी हम लोग सीखेंगे। एक चैप्टर को 2 क्लास में हम लोग को समाप्त करना भी पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार होता था। विदेशी संपर्क, उसमें ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया अर्थात कि इराक के साथ इनका घनिष्ठ संबंधित समुद्री व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। मेसोपोटामिया का जो अभिलेख मिला उसमें हड़प्पा क्षेत्र को क्या कहा गया, मेलुहा। लोथल का गोदावरी, गुजरात के लोथल में जहाजों की गोदी मिली है, जिससे इसके प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह होने की पुष्टि करता है। समझिए उस समय जहाज वगैरह से व्यापार होता था। विनिमय प्रणाली, व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, जिसका नियंत्रण बाट और मुहर द्वारा था। तो समझ रहे, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब एक वस्तु, हड़प्पा में मान लीजिए हो रहा है कपास, ईरान में हो रहा है मसाला, विदेश से कपास जाएगा, उसके बदले में वहां से मसाला आएगा, मतलब वस्तु के बदले वस्तु बदल रहा है। यहाँ पे पूरा देख लीजिए, जो भी हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता था, इसी रूट से सब समुद्री मार्ग से व्यापार वगैरह किया जाता था। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे कि मनके बनाना, ठीक है, तो चनहुदड़ो तथा लोथल में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ये मनके कार्नियन, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी जैसे पत्थर पर तांबे, कांस्य से बने होते थे। तो मनके बनाने के कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ है, चनहुदड़ो और लोथल में, याद रखिएगा। धातु शिल्प, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की उत्तम विधि उस समय के लोग जानते थे। समझिए मिश्र धातु बनाने की तकनीक उस समय था, जो लुप्त मोम तकनीक से मूर्तियां ढालते थे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मृद भांड कला, लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की खूबसूरत चित्रकारी वाले मृद भांड इनकी कलात्मकता को दर्शाते हैं। मतलब उस समय मनके भी वो लोग बना लेते थे, धातु शिल्प भी बना लेते थे। आपका मिश्र धातु कांसा का आविष्कार हो चुका था। मृद भांड मतलब कि जो बर्तन को सजाना वगैरह है, वो भी कला उस समय प्रचलित थी। अब हड़प्पा सभ्यता के मुहर और बाट प्रणाली पे आते हैं। ये देखिए सभी हड़प्पा सभ्यता का मुहर है, और इस पे देखिए हड़प्पा लिपि में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है। तो मुहर जो होते थे वो मुख्य रूप से सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के मुहर किस पत्थर से बनता था, तो सेलखड़ी पत्थर से। उन पर विभिन्न जानवर जैसे एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल और सांकेतिक लिपि के चित्र अंकित थे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये सभी चीजें जो है, और यहाँ पे सांकेतिक लिपि भी है। व्यापारिक सुरक्षा, मुहरों का उपयोग लंबी दूरी के सामान के थैलों को सीलबंद कर सुरक्षित भेज, मतलब मुहर लगाकर भेजा जाता था। बाट प्रणाली, बाट का निर्माण चर्ट नामक पत्थर से होता था। ये प्रायः घनाकार होते थे और इनके निचले मानदंड द्विआधारी, मतलब बाट वगैरह जिस किस चीज को तौलना है वो भी उस समय प्रचलित था हड़प्पा सभ्यता में। धार्मिक जीवन कैसा था वहां के लोगों का, तो मातृ देवी की पूजा होती थी। समाज में मातृ शक्ति की आराधना सर्वोपरि थी। इसके अलावा मिट्टी के अनगिनत नारी मूर्तियां उर्वरता की प्रतीक मानी जाती थी, मतलब मातृ देवी का ज्यादा पूजा होता था। पशुपति शिव, एक मुहर पर ध्यान मगन त्रिमुख पुरुष देवता अंकित है, जिसे आदि शिव या पशुपति महादेव कहा गया। इसके पास हाथी, चीता, भैंसा और गेंडा अंकित है। माना जाता है उसमें पशुपति महादेव की पूजा करते थे, और उसके साथ हाथी, चीता, भैंसा, गेंडा की भी पूजा होता था। प्राकृतिक एवं लिंग पूजा,
ये लोग पीपल, वृक्ष, नाग, जल, सूर्य और कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। कुबड़ वाला बैल अभी हम लोग पीछे देखे हैं पिक्चर में। कई स्थलों पर पत्थर के बने लिंग और योनि के भी प्रतीक मिले हैं। ठीक, इसलिए बताया जाता है कि उस समय भी महादेव की पूजा होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमयी लिपि, जो ये लिपि आप देख रहे हैं, कुछ कुछ यहाँ पे चित्र से, यहाँ पे लिपि से, चित्र लिपि, इस तरह आपका लिपि वगैरह हड़प्पा सभ्यता की प्राप्त हुआ है। तो भाव चित्रात्मक हड़प्पाई लिपि शब्दों या वर्णों के बजाय चित्र एवं प्रतीक द्वारा व्यक्त की जाती थी, जिसमें चिन्ह की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच अभी तक खुदाई में प्राप्त हुआ है। मतलब कि वहां पे शब्द से नहीं, चित्र से अपने भाव को व्यक्त किया जाता था। लिखने का ढंग, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लेखन पद्धति को बुस्ट्रोफिडन कहा जाता है, मतलब कि ये जो है राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। अपठित लिपि है, शुरू में ही मैंने बता दिया। अनेक प्रयासों के बावजूद यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण हड़प्पा इतिहास की कई कड़ियां आज भी रहस्य बनी हुई, क्योंकि लिपि पढ़ मतलब कि क्या लिखा है आज तक समझ, क्योंकि इस पूरा देखना चित्रात्मक है, कहीं मछली, कहीं कलसा, कुछ कुछ पिक्चर से बनाकर लिखा गया है। उस समय मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला का भी बेजोड़ उदाहरण देखने को मिलता है। डांस की नर्तकी, यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, डांसिंग गर्ल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह मूर्ति कांस्य धातु ढलाई की एक बेजोड़ कृति है। यह कलात्मक त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं। दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति भी मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेलखड़ी की यह मूर्ति सोल ओढ़े प्राप्त है। ठीक है, और देखिए कांस्य नर्तक की मूर्ति पूछे कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। और ये जो है त्रिपतिया इस पर डिजाइन किया गया और ये सजीव प्रतीक, मतलब लगता है कि अभी जीवित है। टेरकोटा खिलौना, मिट्टी के बने पशु पंछी, बैलगाड़ी और इंसानी खिलौने आम जनजीवन के कला की रुचि को प्रदर्शित। तो उस समय मूर्ति कला और स्थापत्य कला में भी हड़प्पा सभ्यता का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिलता है। अब तो पूरा हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, समझ मैंने हर एक चीज आपको बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय से लेकर सामाजिक, आर्थिक, मूर्ति कला, इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा, कुछ नहीं। अब यहां से कि इसका पतन कैसे हुआ, तो इसका भी कोई एग्जैक्ट कारण इतिहासकारों ने नहीं खोजा है, लेकिन कुछ संभावित कारण बताए जाते हैं। इस विशाल और विकसित सभ्यता का अंत अचानक नहीं बल्कि क्रमिक रूप से हुआ। विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसका मुख्य कारण है, पहला सबसे जो अधिक कारण देखने को मिलता है वो है बाढ़। मार्शल जो थे और मय के इतिहासकार, इन्होंने बताया कि सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों में भीषण बाढ़ आने के कारण बस्तियां नष्ट हो गई। ये सबसे ज्यादातर कारण, मतलब कि ये माना जाता है वैलिड रीजन। जलवायु परिवर्तन, ऑरेल एस्टिन नामक इतिहासकार के अनुसार वन कटाव तथा अल्प वर्षा के कारण चारों तरफ सूखा और मरुस्थलीकरण बढ़ गया, जिससे लोग वहां से धीरे धीरे पलायन कर गए। नदी मार्ग परिवर्तन, MS वत्स के अनुसार नदियों ने अपने प्राकृतिक मार्ग बदल लिया, जिससे जल संकट पैदा हो गया और बस्तियां वीरान हो गई, लोग वहां से छोड़कर चले गए। बाह्य आक्रमण, व्हीलर के अनुसार आर्यों के बर्बर आक्रमण ने मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर बस्तियों को पूर्णतः तबाह कर दिया। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का अंत का कोई भी ठोस कारण नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जाता है बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग परिवर्तन और बाह्य आक्रमण के कारण ये नष्ट हो गया। यहां पे देखिएगा, ये तो यहां से इसको रट जाइएगा, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है परीक्षा है, तो रामबाण वन लाइनर है। महान स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा भारतीय स्थल तो राखीगढ़ी हरियाणा में प्राप्त हुआ है, जो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल है। ऐसा सबसे बड़ा स्थल कौन था, मोहनजोदड़ो। अग्निकुंड एवं चूड़ियों का कारखाना कालीबंगा में मिला है। ठीक है, और यहां से देखिए बताया जा रहा है कि यहां से 2-3 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इसी से सिर्फ। बंदरगाह और गोदीवाड़ा कहां से मिला है, तो लोथल गुजरात से। जलाशय एवं साइन बोर्ड धौलावीरा गुजरात से। बिना दुर्ग वाला एकमात्र नगर चनहुद्रो, जो बिना दुर्ग वाला था। अब यहां पे देखिएगा क्या हम लोगों ने सीखा, मैं जल्दी से रिवीजन करा दूं। तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब सबसे प्रमुख नगर था हड़प्पा, जिसकी खोज हुआ था 1921 में सबसे पहली बार दयाराम सहनी के द्वारा, और इसका काल जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में, और कांस्य युगीन सभ्यता थी। नगर विन्यास देखे तो ग्रिड पद्धति में नगर बना था, संपूर्ण सड़क था, उत्कृष्ट भूमिगत जल निकासी, पक्की ईंट से सभी चीज का निर्माण हुआ था। धार्मिक चीजें देखे तो मातृ देवी की उपासना होता था, मातृ सत्तात्मक था यह सभ्यता। पशुपति महादेव, पीपल वृक्ष, एक श्रृंगी
पशु और लिंग योनि की पूजा देखने के इसका प्रमाण मतलब प्राप्त हुआ है। आर्थिक और व्यापार स्तर पर देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। लोथल एक बंदरगाह नगर था। मेसोपोटामिया के साथ घनिष्ठ समुद्री व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विशेष कला साक्ष्य में सलखेड़ी की मुहर, कांस्य की नर्तकी, शॉल ओढ़े पुरोहित और भाव चित्रात्मक अपठित लिपि मतलब जो लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रथम जो है मतलब कि हड़प्पा ही खोजा गया था 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण तो नदियों में भीषण बाढ़, पर्यावरण ह्रास एवं शुष्कता। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली तो नालियां कवर्ड थी मतलब उसको ढका गया था, घर से जुड़ी थी और निश्चित दूरी पर मेन हॉल था। ये सब प्रश्न पूछा गया है। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो में, और इसका उपयोग धार्मिक और अनुष्ठान में स्नान के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि यह भाव चित्रात्मक है और अनेक प्रयास के बाद भी आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। अब यहाँ पे देखिए इतिहास जो होता है ना, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अतीत से हमको कुछ ना कुछ सीख मिलता है कि अतीत में कोई सभ्यता क्या गलती की, इतना उत्कृष्ट सभ्यता खत्म हो गया, वो गलती हम भविष्य में नहीं करेंगे, तो भविष्य बनाने की आपको प्रेरणा देता है। तो पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, इससे बाहर हड़प्पा सभ्यता में कुछ है ही नहीं। एक बार दो बार देखकर इसको जरूर फिर से समझ लीजिएगा। पूरा नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल या कुछ भी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो डिस्क्रिप्शन खोल के वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। अगर वहां से कोई भी दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी या गूगल में AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, सभी सोशल मीडिया हैंडल आ जाएगा, वहां से ज्वाइन जरूर हो जाएगा। यहीं पे पूरा नोट्स वगैरह ये भेज दिया जाएगा ताकि कॉपी वगैरह में लिख ले आप। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का यही टारगेट है कि हम लोग पहले पूरा चैप्टर इसी रूप में पढ़ेंगे। आपको ये क्लासेस कैसे लगा इसके बारे में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा, और किस विषय का क्लास इसी तरह चाहते हैं ये भी लिखिएगा। और अब अगले क्लास में अगर आप लाइव चाहते हैं तो भी बताइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दूंगा, बस पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।